ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यानी कि क्या कह रहा था मैं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट है किस सिनेरियो में सबसे ज्यादा फ्लो होता है, तो वो 3 फेज शॉर्ट सर्किट है, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, और हमने उस चीज को यूज करके डिटरमाइन करने हैं अपने इक्विपमेंट्स के पैरामीटर। अच्छा, अब ये है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट सर्किट, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो कॉन्सिक्वेंसेज इसमें है, या 3 पोर्शन है उसके कॉन्सिक्वेंसेज के। सबसे पहली चीज कि फॉल्ट लोकेशन पे क्या होगा। जिस जगह पे फॉल्ट अकर हो रहा होगा वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल आर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो इमिट होगी, ट्रांसमिट होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। उससे क्या होगा, हमारे पास जो डैमेज होगी इंसुलेशन होगी, जो केबल की इंसुलेशन है या कोई भी मटेरियल है उसकी इंसुलेशन डैमेज होगी। अच्छा, अगर 2 बस बार हैं, कंडक्टर बस बार हैं, दोनों मेटेलिक बार होते हैं या तीनों मेटेलिक बार होते हैं, अगर ये तीनों आपस में शॉर्ट सर्किट होंगे तो ये तकरीबन आपस में वेल्डिंग हो जाएगी, वेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आर्क की वजह से प्रोड्यूस होगी कि आपस में ये वेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और फायर भी हो सकती है और लाइफ डेंजर्स भी वहाँ पे एट द लोकेशन ऑफ फॉल्ट अकर हो सकता है। फिर इसमें एक पॉइंट है कि ऑन द फॉल्टी सर्किट, फॉल्टी सर्किट से मुराद यहाँ पे ये होगा कि वो सर्किट जहाँ पे फॉल्ट्स का इम्पैक्ट सवियर होता है, यानी कि ये केबल्स, दीज बस बार, हालांकि इन बस बार के ऊपर फॉल्ट नहीं है, बट दे आर इमीडिएटली नेक्स्ट टू द बस बार। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस अकर होती हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि केबल्स ओवरलोड हो जाएंगी, टेम्परेचर राइज करेगा, बस बार या जो नियर बाय सब स्टेशन होंगे उनके जो मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो सर्किट जो फॉल्ट से बहुत दूर है, यानी कि हमारा एक नेटवर्क जो है वो बहुत इंटीग्रेटेड है, तो समवेयर हेयर फार फ्रॉम द फॉल्ट लोकेशन, तो उधर भी हमें कुछ चीज़ें जो है वो एरर, मतलब उसका इफेक्ट जो है उसको नजर आएगा। मसलन कि वोल्टेज जो है वो डिप हो जाएंगे उस बस बार पे, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन में 0.95 थे तो इट कैन गोज टू 0.8 और इट कैन गोज टू 0.75 एज वेल। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ द नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा केबल की ओवरलोडिंग की वजह से। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि 2 जनरेटर अगर आपस में सिंक्रोनाइज हैं तो वो उसमें अनसिंक्रोनाइजेशन आ सकती है, यानी कि इनके एंगल्स जो है बहुत ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं एक दूसरे से। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है मॉनिटरिंग सर्किट में, यानी कि टेलीमेट्री कमांड्स की केबल्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो उनमें भी इंटरफेरेंस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस। अच्छा, अब ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स में गिवन है, जैसे आईसी स्टैंडर्ड 60909 है, या वीडी स्टैंडर्ड 0102 है, तो हम उस स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके अपना फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स जो है अप्लाई एप्लीकेबल है रेडियल तो मैच नेटवर्क दोनों के लिए, और 550 केवी नेटवर्क के ऊपर तक अप्लाई हो सकता है। मेथड इनका यही है कि एक फॉल्ट लोकेशन के ऊपर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस करें और थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, और उसके थ्रू हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ अजम्पशन ये है, अगर हमारे पास ऑल फीडर्स एज वेल एज सिंक्रोनस मशीन्स जनरेटर आर रिप्लेस इन द कैलकुलेशन बाय देयर इम्पीडेंसेस, तो हमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको उसके इम्पीडेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो मैं आपको मॉडलिंग में बता चुका हूँ। और भी हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है 3 इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसको कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है। जो पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम होता है उसको आप इस तरीके से समझें कि अगर है हमारे पास मोटर है, इसमें अगर प्योर पॉजिटिव सीक्वेंस सिस्टम होगा, कोई नॉइज वगैरह नहीं है, तो इसकी जो नॉर्मल वर्किंग है, जो यूजफुल पावर है उसमें कन्वर्ट होगा, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर हमारी रोटेट करेगी। लेट्स अज्यूम हमारे पास ये सोर्स है जिसमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं है, उसमें सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो ये जो मोटर है वो अपनी ओरिजिनल रोटेशन के ऑपोजिट में रोटेट होना शुरू हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस करंट। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है या नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो अपोजिंग फोर्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के। वो सिस्टम में हीट अप करेगा मोटर को,
उसकी एफिशिएंसी को लो डाउन करेगा, ठीक है, उसको काउंटर करेगा। नॉर्मली जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो उस सूरत में प्रोवाइड होता है जब आपका सिस्टम के वोल्टेज अनबैलेंस होते हैं। अनबैलेंस से मुराद क्या है कि पीक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया है, या फेज शिफ्ट 120 नहीं है, थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, या 110 होता है, 115 होता है, समथिंग लाइक दिस। तो उससे क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं आपके मेन कंपोनेंट में। एक होता है जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। जीरो सीक्वेंस सर्किट या जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस में क्या होता है हमारे पास कि नॉर्मली ये जो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से अगर न्यूट्रल अर्थिंग नहीं हुई हुई न्यूट्रल सोर्स के एंड पे, तो ये हमारे पास कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसका करंट नहीं होगा। ठीक है, वो हम एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में पढ़ेंगे क्या होता है उसका मतलब। तो ये तीन कंपोनेंट्स में हमें कंपोनेंट को ब्रेक आउट करना होता है फॉर एसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, कुछ इसमें ये चीज़ें पैरामीटर ये है कि अगर हमारे पास पाई नेटवर्क होता है ट्रांसफार्मर का, तो वी हैव टू कैपेसिटर्स ओवर हियर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के जो पैरामीटर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव में 1 है तो नेगेटिव में भी 1 होगा। और इन दोनों नेटवर्क के अंदर हम कैपेसिटर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है उसके जो इम्पिडेंस होती है वो दोनों से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वी विल हैव अ हायर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू देन दिस वैल्यू। और कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कौन से कंपोनेंट की मॉडलिंग क्या है, और उसकी जो केबल की कैपेसिटेंस होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है, उसको हमने कंसीडर करना होता है नेटवर्क के अंदर फॉर शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। अच्छा, इस डायग्राम में मैं अब थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा मैं डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा। जी, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये जो नेटवर्क दो डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर फॉल्ट आपका जनरेटर के पास है, ये जनरेटर है, इसके करीब फॉल्ट आया हुआ है, और ये रिस्पांस उस फॉल्ट करंट का है जब आपके पास फॉल्ट है जो जनरेटर से मेन सोर्स से दूर है, मींस ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस है, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस है, वो तमाम चीज़ें। तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंशिएट देखते हैं कि दोनों केसेस में हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट आया, थ्री फेस फॉल्ट, क्लोज और फार। लेट्स अज्यूम हमारे पास फॉल्ट उस वक्त अगर आता है जब हमारा करंट जो है वो जीरो क्रॉसिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इनिशियली जो जनरेटर में हायर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो उसकी वजह से उसकी वाइंडिंग में, इंटरनल वाइंडिंग के ऊपर स्ट्रेस पैदा होते हैं, फोर्सेस पैदा होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो इंटरनल रिएक्टेंस होती है वो चेंज होती है। तो इनिशियली एट द इंस्टेंट ऑफ करंट, जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो उसकी जो रिएक्टेंस है, इंटरनल रिएक्टेंस जिससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बहुत कम होती है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डी डबल डैश से। इसको कहते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो इनिशियली हम देखेंगे कि इसमें एकदम जंप आता है करंट की पीक में, गोज टू मैक्सिमम, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टॉ सब ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट है उसका, जनरेटर का गिवन होता है। तो जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीन या दो चीज़ों से उसकी रिप्रेजेंट की जा सकती है। एक वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से, और उसका टाइम पीरियड सब ट्रांजिएंट टाइम से। विद दिस टाइम पीरियड टॉ, इसकी रिएक्टेंस चेंज होंगी फ्रॉम सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की तरफ चेंज हो जाएगी, और उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सूरत में जो करंट फ्लो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के डैश से। ठीक है, एंड देन आफ्टर सम टॉ सेकेंड सब ट्रांजिएंट टाइम, this reactance change from this impedance to synchronous reactance impedance। और ये जो टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट टाइम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बाद इसकी रिएक्टेंस चेंज नहीं होगी, और हमारे पास जो फॉल्ट करंट है वो लिमिट हो जाएगा विद दिस रिएक्टेंस।
अभी आप देखें इसमें दो इसमें कंपोनेंट जो है, एक डिकेइंग कंपोनेंट आएगा जो डीसी कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अनदर केस ये है कि हमारे पास जो फॉल्ट है वो जनरेटर से दूर है, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर्स की इम्पिडेंस होती हैं या केबल की इम्पिडेंस होती हैं वो थ्रू आउट द फॉल्ट पीरियड में सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती, और उसकी इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस जनरेटर। तो यानी कि ये इम्पिडेंस डोमिनेंट होंगी, जो इसकी जो वेरिएशन, जो ये जो वेरिएशन दिखा रहे हैं, ये उसका इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा या नज़र नहीं आएगा। तो उस सूरत में डायरेक्टली जो है हमारा जो करंट है वो जंप करेगा अपनी एक शॉर्ट सर्किट वैल्यू पे और उस पर सस्टेन करेगा, यानी कि उसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होगा। ऑलराइट, यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये डीसी कंपोनेंट का एक दफा दोबारा बता दें कि उसमें क्यों होगा और इसमें क्यों नहीं होगा। इसमें यह है कि इसमें इम्पिडेंस ज़्यादा होती है ट्रांसमिशन लाइन की, उसकी इम्पिडेंस हायर होती है, और उसकी जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की जो वेरिएशन होती है जनरेटर की इंटरनल इम्पिडेंस की, वो विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो आपकी जो फॉल्ट इम्पिडेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। इस इम्पिडेंस में अगर जनरेटर के पास फॉल्ट आएगा तो उसकी जो मेन फॉल्ट जो करंट लिमिट हो रहा है वो जनरेटर के इंटरनल इम्पिडेंस की वजह से हो रहा है, और वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो सिग्निफिकेंट है, जिस वजह से हम इसको ये इफेक्ट हम उसमें नोट डाउन करते हैं। ठीक है, यस अच्छा इसमें तीन कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। एक तो उसमें होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट होगा। पीक करंट यानी कि एट दिस पॉइंट, दिस इज द डीसी करंट। ठीक है, अनदर पॉइंट है ये टाइम फंक्शन वेरिंग फंक्शन है, डीसी कंपोनेंट है लेकिन ये टाइम वेरिंग फंक्शन है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग डायरेक्ट करंट कंपोनेंट, यानी कि एट दिस पॉइंट पे आके हमारा जो डिकेइंग करंट है वो जीरो हो जाता है। यहाँ डायग्राम में तो जीरो नहीं हुआ लेकिन बेसिकली डायरेक्ट कंपोनेंट है वो एट द एंड यहाँ पे आके ऐसे जीरो हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आपका करंट जो है वो सिमेट्रिकल हो गया, यानी कि अपर यहाँ पे पीक ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब ये शिफ्ट है, डीसी शिफ्ट है इसमें। और वक्त के साथ साथ जब ये डिके हो रहा होता है तो ये अपर पीक और लोअर पीक जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये एक तरह का इन्वेलप है। ठीक है, और वो उस वक्त बैलेंस होता है ये इन्वेलप जब आपका डीसी कंपोनेंट जो है वो डिके जीरो हो जाता है। अनदर करंट टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं, इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इससे मुराद ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, ये यहाँ पे ये वैल्यू जो आ गई ये आपके आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। इसी आरएमएस की पीक वैल्यू भी होगी, जो इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आरएमएस वैल्यू है। पीक वैल्यू क्या होगी उसमें, इम्पल्स शॉर्ट सर्किट करंट, उसको हम उसको पीक वैल्यू को कहेंगे। फिर उसके बाद एक अनइंटरप्टेड शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ये भी आरएमएस वैल्यू है, ये शॉर्ट सर्किट करंट की है, लेकिन ये जो करंट है ये आपके पास करंट आता है एट दिस वैल्यू, जो कि इससे कम है, तो ये ज्यादा है और ये यहाँ पे कम है। लेकिन इस सिनेरियो में ये तीनों करंट जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इसका फर्क क्या है, ये चीजें क्या है, हमने क्या करना है इसके पैरामीटर से कि जो अनइंटरप्टेड शॉर्ट सर्किट करंट है ये वाला करंट आई के, उससे हमने फाइंड आउट करना है थर्मल हीटिंग, और जो इम्पल्स शॉर्ट सर्किट करंट है जो ये पीक करंट है उससे हम डिटरमाइन करेंगे डायनेमिक लोडिंग, यानी कि डायनेमिक लोड जो है सिस्टम के ऊपर जो पड़ेगा वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पता चला, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करनी है, कंटिन्यू करें? यहीं रोक दें, ऐसा में बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर।